जरा सोचिए, अगर किसी की तनख्वाह बहुत ज़्यादा ना हो, कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं है और न ही स्टॉक मार्केट की कोई कह सकते हैं कि गहरी समझ हो, फिर भी वो करोड़पति बन जाए, तो कैसा रहेगा? ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जो चुपचाप बिना किसी शोर के आपके लिए दौलत बनाता है। आज हम डेविड बाख की किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के पीछे छिपे विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद ये जानना है कि एक आम जोड़ा जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, आखिरकार बिना किसी तनाव के अमीर कैसे बन गया। और इस पूरी चर्चा का आधार एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर टिका है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह नहीं कि आपको बचत करनी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये काम इच्छा शक्ति या अनुशासन से नहीं होता, बल्कि ऑटोमेशन से। बिल्कुल ऑटोमेशन से होता है। ये सिद्धांत सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे के साथ हमारे रिश्ते को, हमारे सोचने के तरीके को जड़ से बदलने के बारे में है। ये तनाव को हटाकर एक सहजता लाने के बारे में है। बिल्कुल। चलिए इसी विचार को समझने के लिए उस कहानी पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। किताब में लेखक डेविड बाख अपना एक अनुभव बताते हैं। उनके फाइनेंशियल प्लानिंग सेमिनार के बाद एक जोड़ा उनसे मिलने आता है, जॉन और लिंडा। वे बहुत ही साधारण लोग थे। उनकी कुल सालाना आमदनी आज के हिसाब से देखें तो शायद 50-60 लाख रुपए के आसपास होगी। हम कोई बड़ी विरासत में मिली दौलत नहीं, न ही कोई साइड बिजनेस। फिर भी जब डेविड ने उनकी वित्तीय स्थिति को देखा तो वो हैरान रह गए। 50 की उम्र के आसपास उनके पास 2 घर थे, जिन पर कोई कर्ज नहीं था। हाँ, और उनके रिटायरमेंट फंड में $2 मिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 16 करोड़ रुपए जमा थे। और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पर पैसे को लेकर कोई शिकन, कोई तनाव नहीं था। वे आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद थे। तो जाहिर है डेविड का पहला सवाल वही था जो शायद हम सब पूछते। आपने ऐसा कैसे किया? कौन सा जादुई स्टॉक खरीदा? कौन सी प्रॉपर्टी में निवेश किया जो रातों रात बढ़ गई? कौन सा बिजनेस किया? हाँ, और उनका जवाब था कुछ भी नहीं। ये जवाब किसी को भी चौंका देगा। कुछ भी नहीं करके कोई करोड़पति कैसे बन सकता है भला? यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक छिपा है। उनका कुछ नहीं कहने का मतलब था कि उन्होंने कोई असाधारण काम नहीं किया था, कोई जोखिम भरे निवेश नहीं किए, रातों रात अमीर बनने वाली किसी स्कीम का पीछा नहीं किया। उनकी सफलता का राज किसी एक बड़े फैसले में नहीं, बल्कि हर महीने लिए जाने वाले एक छोटे, अनुशासित और सबसे जरूरी एक ऑटोमेटिक फैसले में छिपा था। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते कि वे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे कमाने के बाद सबसे पहले बचत करते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। बिल्कुल। जबकि आम इंसान पहले खर्च करता है और अगर कुछ बच जाए तो उसे बचाने की सोचता है। जॉन और लिंडा ने बस इसी क्रम को पलट दिया था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जहां उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा खर्च होने के लिए उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता ही नहीं था। अच्छा। वो पैसा पहले ही बचत और निवेश में चला जाता था, और जो पैसा कभी नजर ही नहीं आया उसे खर्च करने का लालच भी कभी नहीं हुआ। मुझे पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जिस व्यक्ति की तनख्वाह में मुश्किल से गुजारा होता हो, वो खुद को सबसे पहले भुगतान कैसे कर सकता है? ये सुनने में थोड़ा अव्यावहारिक सा लगता है, खासकर जब महीने के आखिर में अकाउंट खाली होने लगता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, बिल्कुल उठता है ये सवाल। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कमाई का 50% हिस्सा बचा लें। इसका मतलब है कि आप खर्च करने से पहले बचाएं, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। 1% से भी? हाँ, 1% से शुरू करें। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है तो सिर्फ 500 रुपए। मुद्दा रकम का नहीं, आदत का है, क्रम का है। और यहीं पर ऑटोमेशन का जादू काम करता है। जब आप एक ऑटोमेटिक तरीका सेट कर देते हैं तो वो 500 रुपए आपकी तनख्वाह आते ही कट जाते हैं। आपको फैसला नहीं लेना पड़ता, आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिस्टम आपके लिए ये काम कर देता है। धीरे धीरे आप उस 1% को 2%, फिर 5 और फिर 10% तक ले जा सकते हैं। यानी ये अपनी इच्छा शक्ति की कमी को स्वीकार करने और उसके लिए एक सिस्टम बनाने जैसा है। ये तो एक तरह से खुद को हैक करना हुआ। और इसी से जुड़ा एक और कमाल का विचार है जिसकी किताब में बात की गई है, लाटे फैक्टर। ये मेरा पसंदीदा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है। सोचिए, रोज की 150 रुपए की कॉफी,
सुनने में बहुत छोटी रकम लगती है, लगता है सिर्फ 150 ही तो है। लेकिन डेविड बाग कहते हैं कि इसका हिसाब लगाइए, दिन के 150 रुपए मतलब महीने के 4,500 और साल के 54,000 रुपए। बिल्कुल। और अगर यही पैसा 20 साल तक कहीं निवेश किया जाए जहां सिर्फ 10% का रिटर्न मिले, तो ये रकम लगभग 35 लाख रुपए बन सकती है। और अगर रिटर्न 12% रहा तो ये 45 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। इसे ही लाटे फैक्टर कहते हैं, वो छोटे छोटे खर्च जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो धीरे धीरे हमारा भविष्य चुरा लेते हैं। और ये सिर्फ कॉफी की बात नहीं है। आज के डिजिटल दौर में हमारा लाटे ज़ोमैटो कर किया गया एक इम्पल्सिव ऑर्डर है, या एक नया OTT सब्सक्रिप्शन जिसकी हमें जरूरत नहीं है, या किसी मोबाइल गेम में किया गया एक छोटा सा इन ऐप परचेज। सही बात है। ये खर्च इतने अदृश्य होते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारा भविष्य कहाँ लीक हो रहा है। यह उन सभी छोटे छोटे वित्तीय रिसावों यानी फाइनेंशियल लीक्स की ओर इशारा करता है, जिन्हें हम ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे 100-200 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, जबकि लंबे समय में यही छोटे छोटे फैसले हमारी वित्तीय स्थिति तय करते हैं। हमारे पास रवि की कहानी भी है, जो एक IT कर्मचारी था। उसकी तनख्वाह अच्छी थी, करीब 1.5 लाख रुपए महीना, लेकिन महीने के आखिर में अकाउंट खाली हो जाता था। वो हमेशा सोचता था कि पैसा जाता कहाँ है। एक दिन उसने सिर्फ 1 महीने के लिए अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखना शुरू किया। महीने के अंत में जब उसने लिस्ट देखी तो वो हैरान रह गया। क्या पता चला उसे? उसे पता चला कि रोज की महंगी कॉफी, ऑफिस के बाहर दोस्तों के साथ स्नैक्स और ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग में उसके महीने के 10,000 रुपए से ज्यादा जा रहे थे। 10,000 मतलब साल का 1,20,000 रुपए। हाँ, उसने सिर्फ इन 3 छोटी आदतों को बदलना, घर से कॉफी ले जाना, बाहर का खाना कम करना और उस पैसे को सीधा एक SIP में ऑटोमेट कर दिया। आज 5 साल बाद उसके उस बचाए हुए पैसे की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है। रवि की कहानी में सबसे जरूरी बात यह है कि उसे सिर्फ पैसे का फायदा नहीं हुआ, उसे अपनी वित्तीय जिंदगी पर एक कंट्रोल महसूस हुआ। हाँ, एक पकड़ आ गई। बिल्कुल। लाटे फैक्टर को पहचानने का मतलब खुद को हर छोटी चीज से वंचित करना नहीं है। इसका मतलब है अपने खर्चों के बारे में जागरूक होना और ये तय करना कि क्या वो छोटी सी खुशी आपके बड़े वित्तीय लक्ष्यों के रास्ते में आ रही है। ये सवाल पूछना कि क्या मुझे ये कॉफी ज्यादा प्यारी है या आर्थिक आजादी। सही कहा। और इन लीक्स को बंद करने का सबसे अच्छा तरीका फिर से वही आता है, ऑटोमेशन। असली समस्या पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को अनुशासित तरीके से संभालना है। हम सब जानते हैं कि बचत करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो किताब का सुझाव बहुत सीधा है, अनुशासन को सिस्टम से बदल दो। यानी ऐसे सिस्टम बनाओ जहां फैसले लेने ही ना पड़े। बिल्कुल। ये अपनी ही मानवीय कमजोरियों जैसे आलस, टालमटोल को स्वीकार करके टेक्नोलॉजी को अपने लिए काम पर लगाने जैसा है। जैसे सैलरी अकाउंट से SIP का ऑटो डेबिट सेट कर दो। हाँ, या एक इमरजेंसी फंड के लिए ऑटो ट्रांसफर लगा दो, जो हर महीने एक छोटी रकम आपके बचत खाते में भेजता रहे। अपने जरूरी बिलों जैसे बिजली, फोन या EMI का ऑटो पेमेंट सेट कर दो। बिल्कुल। जब फैसले लेने ही नहीं पड़ेंगे तो तनाव भी नहीं होगा और गलती की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। जो चीज ऑटोमेटिक होती है उसके असफल होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। आप भूल सकते हैं, सिस्टम नहीं भूलता। ठीक है, तो ये सिस्टम भविष्य बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग आज कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, उनके लिए ये सब एक दूर का सपना जैसा लगता है। पहले उस गड्ढे से बाहर निकलना होगा ना। किताब एक और महत्वपूर्ण बात कहती है, आप तब तक अमीर नहीं हो सकते जब तक आप कर्ज के गुलाम हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज, जो बहुत ज्यादा ब्याज के साथ आपके भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर देता है। हाँ, कर्ज से आजादी इस सिस्टम का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बिना दौलत की नींव रखी ही नहीं जा सकती। इसके लिए किताब में एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तरीका बताया गया है, स्नोबॉल मेथड। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, ब्याज दर को नजरअंदाज करते हुए। हाँ, और फिर अपनी पूरी ताकत सबसे छोटे कर्ज को चुकाने में लगा दें। जब वो छोटा कर्ज खत्म होता है तो आपको एक मानसिक जीत महसूस होती है, एक कामयाबी का एहसास। बिल्कुल। फिर आप उस कर्ज की किश्त को अगले सबसे छोटे कर्ज में जोड़ देते हैं और अब आप दूसरे कर्ज पर दोगुनी ताकत से हमला करते हैं। धीरे धीरे ये एक स्नोबॉल की तरह बड़ा होता जाता है और आपके सारे कर्ज खत्म हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। गणित तो यही कहता है कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाना चाहिए, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। जिसे एवलांच मेथड कहते हैं। हाँ, उसमें पैसे की ज्यादा बचत होगी, तो स्नोबॉल मेथड बेहतर कैसे हुआ? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब पर्सनल फाइनेंस के दिल में है। पैसा सिर्फ गणित नहीं है, पैसा मनोविज्ञान भी है। अच्छा। गणितीय रूप से आप बिल्कुल सही हैं। एवलांच मेथड में आप कम ब्याज देंगे और पैसा बचाएंगे। लेकिन इंसानी व्यवहार हमेशा गणित के हिसाब से नहीं चलता। बड़े कर्ज को चुकाने में बहुत समय लग सकता है और हो सकता है कि महीनों या सालों तक कोई प्रगति न दिखने पर इंसान हिम्मत हार जाए। वहीं दूसरी तरफ स्नोबॉल मेथड आपको छोटी छोटी और जल्दी जल्दी मिलने वाली जीत देता है। जब आप पहला छोटा कर्ज चुकाते हैं तो आपको जो आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है वो आपको आगे के सफर के लिए ताकत देती है या आपको खेल में बनाए रखती है। तो यहाँ चुनाव इस बात का है कि आपको गणितीय रूप से सबसे बेहतर तरीका चाहिए या ऐसा तरीका जिसके साथ आप अंत तक टिके रहने की ज्यादा संभावना रखते हैं। और ज्यादातर लोगों के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान गणित पर भारी पड़ता है। बिल्कुल। सुनीता की कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण है। वो 3 क्रेडिट कार्ड के कर्ज में फंसी हुई थी और हर महीने सिर्फ मिनिमम पेमेंट करके किसी तरह काम चला रही थी। तनाव बहुत होगा। हाँ, तनाव उस पर हावी था। उसने स्नोबॉल मेथड के बारे में सुना और अपने सबसे छोटे कर्ज, जो सिर्फ 15,000 का था, उसे चुकाने का फैसला किया। उसने कुछ महीने तक अपने छोटे मोटे खर्चों में कटौती की और 3 महीने में उस कार्ड का बिल 0 कर दिया। वो बताती है कि उस दिन उसे जो राहत और खुशी मिली वो अनमोल थी। वो एक जीत थी। हाँ, और उस एक जीत ने उसे इतनी ताकत दी कि उसने अगले 2 साल में अपने बाकी दोनों कार्ड का भी सारा कर्ज चुका दिया। उसका तनाव खत्म हो गया और वो पहली बार बचत और निवेश के बारे में सोच पाई। कर्ज से आजादी के बाद दौलत बनाने के दूसरे स्तंभ आते हैं, जैसे अपना घर खरीदना। किताब में इससे एक तरह की जबरदस्ती की बचत यानी फोर्स्ड सेविंग के रूप में देखा गया है। अच्छा, ये कैसे? जब आप किराया देते हैं तो वो पैसा खर्च हो जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन जब आप अपने घर की EMI भरते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा आपके घर की मूल रकम को कम करता है। यानी हर EMI आपके भविष्य की संपत्ति बना रही है। सही। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें आप सालों तक बंधे रहते हैं और अनजाने में ही एक बड़ी संपत्ति खड़ी कर लेते हैं। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है रिटायरमेंट। किताब की एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, रिटायरमेंट एक उम्र नहीं बल्कि एक रकम है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम 60 की उम्र में रिटायर होंगे, बल्कि ये सोचना है कि हमें रिटायर होने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी और उस रकम तक कैसे पहुंचा जाए। बिल्कुल। और यहाँ भी ऑटोमेशन और जल्दी शुरू करने का सिद्धांत ही काम करता है। मान लीजिए कोई 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 5,000 की SIP शुरू करता है। अगर उसे औसतन 12% का रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में यानी 35 साल बाद उसके पास 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड होगा। 2.5 करोड़? हाँ, लेकिन अगर कोई यही काम 10 साल बाद यानी 35 की उम्र में शुरू करे तो उसी 2.5 करोड़ तक पहुंचने के लिए उसे हर महीने करीब 17,000 रुपए निवेश करने पड़ेंगे। 3 गुना से भी ज्यादा। बिल्कुल। ये समय की ताकत है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका पैसा नहीं बल्कि आपके पैसे को काम करने के लिए दिया गया समय है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटें तो वो ये है, अमीर बनने के लिए आपको कोई जीनियस होने या जोखिम भरे स्टॉक चुनने की जरूरत नहीं है। आपको लॉटरी जीतने या कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, एक ऑटोमेटिक सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे तब भी जब आप उसके बारे में सोच नहीं रही हो। एक ऐसा सिस्टम जो सबसे पहले आपको भुगतान करे, जो आपके लाटे फैक्टर वाले खर्चों को निवेश में बदल दे और जो धीरे धीरे आपको कर्ज से आज़ादी दिलाकर दौलत की ओर ले जाए। सफलता एक आदत है और ऑटोमेशन उस आदत को बनाने का सबसे आसान तरीका है। और अंत में एक बहुत गहरी बात याद रखनी चाहिए, आप भविष्य में अमीर नहीं बनते, आप आज सिस्टम बनाकर अमीर बनते हैं। आपकी दौलत आपके भविष्य के बड़े फैसलों का नहीं है बल्कि आपके आज के छोटे, ऑटोमेटिक और लगातार लिए जाने वाले फैसलों का ही नतीजा है। जो बीज आज बोया जाएगा उसी का पेड़ भविष्य में छाया देगा। बिल्कुल। तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा ऑटोमेटिक कदम उठाया जा सकता है जिसके लिए भविष्य में खुद को धन्यवाद दिया जा सके?
शायद अपनी तनख्वाह का सिर्फ 1% किसी इंडेक्स फंड में ऑटो इन्वेस्ट करना, या किसी छोटे कर्ज को चुकाने के लिए एक ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा पेमेंट सेट करना। शुरुआत कहीं से भी हो, पर हो ऑटोमेटिक।